वेलकम टू सीडीज दैट। तो अभी कोस्ट गार्ड का आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, शायद आप सभी का कोस्ट गार्ड का जो रिटन एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी होगी आपकी एसएसबी। तो ये एसएसबी आर्मी नेवी एयरफोर्स से कैसे डिफरेंट है, इस वीडियो में हम ये समझते हैं और जो प्रोसेस है वो भी हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जैसे आर्मी में था, एसएसबी आर्मी में था, नेवी में भी होता है, एयरफोर्स में भी होता है, और नेवी वाले को हम एनएसबी कह देते हैं, नेवल सिलेक्शन बोर्ड। वैसे ही एयरफोर्स को हम क्या कह देते हैं, एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। कोस्ट गार्ड की भी जो एसएसबी है, इन्होंने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है फर्स्ट डे जब आप रिपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आपकी एक्चुअल टेस्टिंग होती है जो कि आपकी एसएसबी है, जिसमें क्या होता है साइक, जीटीओ एंड इंटरव्यू, और उसके साथ कॉन्फ्रेंस, ये पूरा पैकेज। और पहले दिन हो जाती है स्क्रीनिंग। ठीक वैसे ही कोस्ट गार्ड में भी है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको दो हिस्सों में जिसको बांटा है उसका नाम है पीएसबी एंड एफएसबी, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो पहले आपका होता है पीएसबी। इसमें क्या होता था आर्मी नेवी एयरफोर्स में, क्या आप जाएंगे, आज ही स्क्रीनिंग हो जाएंगे और कल से आपका काम चालू हो जाएगा। लेकिन कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है। कोस्ट गार्ड में क्या होता है, सबसे पहले पीएसबी होती है सबकी। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, अब एग्ज़ाम हो रहा है, पहले एग्ज़ाम नहीं होता था इसका, तो सबकी पहले हो जाएगी पीएसबी। फिर जो स्क्रीन हो जाएंगे उनको घर भेज देंगे, जो स्क्रीन आउट हो जाएंगे वो भी घर जाओ, और जो स्क्रीन हो गए वो भी घर जाओ। उसके बाद जितने स्क्रीनिंग हो चुके हैं उनका फिर बाद में इकट्ठा जो है उन सबको बुलाया जाएगा 1-1.5 महीने के बाद फॉर एक्चुअल टेस्टिंग, जिसको वो कहते हैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। क्या होगा उसमें, साइक, जीटीओ, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। तो यानी कि आपको जब जा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ही दिन के लिए जाएंगे अपना काम करने, स्क्रीन इन होने जाएंगे। आप अभी एसएसबी फुल वाली देने नहीं जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, पीएसबी और एफएसबी दो टुकड़ों में बटी हुई है। तो देखो, जो पीएसबी है उसके कई सेंटर हैं, नॉर्थ में एक, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो एक तो नोएडा है अपना, और जो ये अपना नोएडा मेरे ख्याल से सेक्टर 62, पेन चल जाओ, सेक्टर 62, मुझे कुछ ब्लू लाइन सा याद आ रहा है, ब्लू लाइन पे ये होता है, बहुत एंड में होता है। अब थोड़ा बहुत दिल्ली आना जाना हो जाता है तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, इतना पता है ब्लू लाइन है शायद। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। अब देखो, मुंबई था उसको गोवा शिफ्ट हुआ था, या गोवा है मुंबई शिफ्ट हुआ था। हुआ क्या था कि जब हम लोगों ने दिया था काफ़ी पहले, शायद अक्टूबर 2021 में मैंने दिया था आखिरी, तो हमारे टाइम पे क्या था, कुछ लड़के आए थे, वो मतलब एफएसबी में, तो एफएसबी एक ही सेंटर है ना, एफएसबी मतलब जहाँ आपके फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है, फाइनल एसएसबी जो है एक तरह से हम वो कह लें, वो सिर्फ और सिर्फ नोएडा में होती है। और स्क्रीनिंग के लिए अलग अलग 4-5 सेंटर बने हुए हैं, ये रहे नोएडा, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। तो वो लोग गोवा घूम के आए थे, कुछ जो आए थे, तो वो कह रहे थे कि शिफ्ट हो गया है मुंबई का ही गोवा, तो ये लोग गए थे गोवा घूमने। ठीक है, घूमो। तो यानी आपको समझ आ गया, अलग अलग जगह आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है जहां आपको प्रेफरेंस आपने डाला हो, और जो फाइनल एसएसबी है वो एक ही जगह होगी, दैट इज नोएडा सेक्टर 62 ब्लू लाइन। तो अब हम क्या देखते हैं इसमें, अच्छा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो एसएसबी है वो कैसे होती है, लगभग ये भी वैसा ही है। थोड़ा सा 10% मान लेते हैं, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हैं जिसको मैं इसमें बता दूंगा। तो बेहतर तो ये होगा कि आप इस वाले प्लेलिस्ट को पहले देख लें, है ना। प्लेलिस्ट में जाना, एसएसबी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, ये रही एसएसबी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़। मेरे सारे एसएसबी का एक्सपीरियंस एकदम न्यूट्रल वे में, किस दिन क्या होता है, कैसे होता है, एसेसर कैसे बोलता है, क्या इवेंट करना होता है, लोग कैसे करते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से और काफ़ी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ये प्लेलिस्ट डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस, पांचों एज इट इज़ क्या क्या होना ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो दोबारा से क्यों एक्सप्लेन करना है ना, डेटा रिटेंडेंसी हो जाएगी। इसको पहले देख लेना। जो चीज़ें कोस्ट गार्ड में चेंज है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा मामला एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा वो देखें कि पहले कैसे होता था, देखो पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि ग्रेजुएशन में 60% मेरे ख्याल से चाहिए होता था। तो जिनका भी 60% ग्रेजुएशन में है, अप्लाई किया, उन सब का जो है एसएसबी आ ही जाएगा। मैंने किसी को ये नहीं सुना ये कहते हुए कि कोई ये बोले कि भाई मेरी कॉल अप लेटर नहीं आया इसका। यानी कि पहले वो सभी को भेजते थे,
आर्मी में क्या होता है, जैसे टीजीसी एंट्री है या एसएससी टेक एंट्री है, कि एक अलग से सेक्शनल कट ऑफ बाद में जाती है। आप अप्लाई कर दो, फिर उनकी एक कट ऑफ जाएगी, उसके ऊपर जो है उनको बुला लेंगे। नेवी में भी ऐसा ही होता है, जो इनकी सेक्शनल कट ऑफ जाएगी उसके ऊपर। लेकिन कोस्ट गार्ड में ऐसे होता था कि सभी को वो बुलाते थे। मे भी पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी ये, धीरे धीरे ही पता चलता है ना, पहले हमें आर्मी पता चलता है, नेवी, एयरफोर्स, फिर बाद में पता चलता है अच्छा कोस्ट गार्ड भी है। अब ये लाइमलाइट में पूरी तरीके से आ चुका है, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है वो अब कोस्ट गार्ड को जानता है। और अब इन्होंने भी अपना वो एग्ज़ाम अभी हाल ही फिलहाल में किया है, CG कैट नाम से, एफ कैट जैसा ही है। और इस बार जो अपीयर हुआ ये RTI का डेटा है, 8,989 पीपल हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। ये रही उसकी डिटेल। तो 9 के मान लेते हैं, चलो 9 के लोग अपीयर हुए थे। और मुझे लगता है कि आप सभी का ये आ ही गया होगा कॉल ऑपरेटर। अच्छा, क्या डिफरेंस है इसमें? तो देखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये लगभग इक्विवेलेंट है, इक्वल ही है। और नेवी अगर पहले लिख दूँ, आर्मी इक्वल टू एयरफोर्स इक्वल टू नेवी। अब नेवी की ही ये सिस्टर फोर्स है, इसका नाम है कोस्ट गार्ड। नाम में गार्ड आ रहा है लेकिन वैसा मत समझना यार, है ना, मरीन रेंजर्स समझ लो। ये एक तरह से वाटर पुलिस है। और जब आप जाएंगे PSB क्लियर करके FSB, तो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे ही, तो उसमें आप पूरा समझ जाएंगे कि अच्छा ये बना था, पहले ऐसे था, नटराजन साहब थे। तो ठीक है, ये नेवी की पूरी तरीके से एक सिस्टर फोर्स है। इसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर भी होती है, जैसे पुलिसिंग पावर है ना, वहाँ पकड़ने वाली, ये सब पावर भी होती है। तो ये अंतर है। अब देखो, इसकी ट्रेनिंग वहीं होती है जहाँ पे नेवी वालों की होती है, क्योंकि इनकी एकेडमी अभी बन ही रही है। कोस्ट गार्ड, आर्मी की एक एकेडमी है, एयरफोर्स की एकेडमी है, नेवी की एकेडमी है। तो अभी इनकी एक एकेडमी बन रही है, तो ये नेवी जहाँ पे आईने अजीमला केरला, वहीं पे इनकी ट्रेनिंग होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको सब पता चल गया। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं, कुछ लोग कमांडेंट कहते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट जो पहली पोस्ट है वो ये नाम है। नेवी में जैसे कौन होता है, सब लेफ्टिनेंट। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, और आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट। अच्छा, जब आप जाएंगे यहाँ तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है जात पात का। जनरल, OBC, EWS, ये SC ST सब एक समान है, वहाँ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कोस्ट गार्ड में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो लोग, देखो जो लोग SC ST हैं उनको तो कास्ट की ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप SC हैं तो वो आपका SC ही चलेगा, आपकी इनकम कुछ भी हो। लेकिन जनरल में जो लोग EWS हैं और OBC में जो लोग OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, यानी कि आपकी इनकम 8 लाख से कम है, क्योंकि OBC और EWS ये तो इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है, जिनकी 8 लाख से कम है उन्हीं को मिलती है। बाकी एक ऐसा OBC जिसके 8 लाख से ज़्यादा है तो वो एज अ जनरली ट्रीट हो जाएगा। तो इसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेंट्रल का बना हुआ। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत होगी। सेंट्रल का बना हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जितने कैटेगरी वाले हैं वो अपना अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं। और अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, मेरे दोस्त ने बताया कि जो CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट होता है और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट, कोई अंतर है? हाँ देखो, अंतर तो है। ये जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और एक साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और इंडियन कोस्ट गार्ड में हल्का सा इनसे अंतर क्यों है इन तीनों से, इसमें आपको MSP नहीं मिलती है। खैर, सैलरी वाले की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अंतर है कि नहीं, तो देख लेते हैं ना। मिलिट्री सर्विस पे जिसे कहते हैं 5-10 हज़ार होती है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये भी मिलती है MSP, दैट इज मिलिट्री सर्विस पे, जो कि इसमें नहीं मिलती है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और कोई अंतर है एज सच ऑन द डेटा जितना हमने पढ़ा है, एक्चुअल तो फिर जो सर्विंग है उन्हें पता होगा। कोई अंतर नहीं है, लगभग एक ही है, बस इनकी पोस्ट के नाम में असिस्टेंट कमांडेंट है। वहीं जो वो वाला असिस्टेंट कमांडेंट है, कौन सा, CAPF वाला, जिसमें 5 फोर्सेस आती हैं, दैट इज CISF, CRPF, BSF, ITBP एंड SSB। SSB क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हाँ, ये है सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर गार्ड करते हैं। ये जो CAPF है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, MHA के अंदर आता है। इसका जो एग्ज़ाम है वो UPSC कराती है, UPSC CAPF नाम से। तो पोस्ट का नाम असिस्टेंट कमांडेंट है, दोनों में अंतर है। इसमें आपको SSB देनी है, उसमें आपको UPSC वाला एग्ज़ाम निकालना है, फिर UPSC का पैनल इंटरव्यू। तो ये कुछ अंतर थे,
ये हमने देख लिया, ये आपने डेटा देख लिया, लगभग इतने लोग ही अपीयर हुए हैं। बहुत फेमस एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, पर धीरे धीरे हो रहा है और कोई अंतर नहीं है, बढ़िया से दो ट्रेनिंग। देखिए कुछ लोग इसको कुछ और पढ़ते हैं, मुझे मज़ा नहीं आता है, जैसा लिखा है मैं वैसा पढ़ता हूँ। अजीमला केरला, शायद इसको अहिमला पढ़ते होंगे। और इंडियन कोस्ट गार्ड अकेडमी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2021 में जब मैं पढ़ के गया था तब भी मैं यही पढ़ के गया था कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। मैंगलोर में बनेगा, कर्नाटका में ये है। थोड़ा पसीना हटा ले। अब देखते हैं, ये हमने देख ही लिया। तो अब बात करते हैं अगर आप पीएसबी जा रहे होंगे। अच्छा, कुछ और चीज़ें इसमें हम ये देख लेते हैं। पीएसबी और एफएसबी अलग से 2 वीडियो में देख लेंगे। एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है कि किस में क्या क्या होगा। तो देखिए मैं नोएडा की बात करूँ, नोएडा में गया था, नोएडा की ही बात करते हैं। तो देखिए पीएसबी जो है, यानी जिस दिन अभी आप जा रहे होंगे, अभी कॉल अप लेटर आया तो पीएसबी का ही तो आया होगा, दैट इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, यू आर गोइंग फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट या खाने का सिस्टम जैसे एसएसबी में होता है ना, ऑल द बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड फूडिंग इज़ फ्री। तो यहाँ पे पीएसबी वाले दिन के लिए आप खाने वाना नहीं है। सुबह वो बुलाएंगे, जाना, पूरा पीएसबी देना और शाम को घर लौट आना। सेलेक्ट हुए हो तो भी, नहीं हुए हो तो भी, क्योंकि घर तो आना ही है ना, और कहाँ जाओगे। हाँ, पर नीचे आपको जो बिल्डिंग है वो एक कैंटीन टाइप की है, वहाँ मेरे ख्याल से कढ़ी चावल मिलते हैं। तो हाँ, नाश्ता वाश्ता नहीं मिलेगा, सुबह करके जाना और बिस्किट विस्किट जो भी है उसको लेके जाना। ये बात बतानी थी। अब देखिए ऐसे पीएसबी आपने क्लियर कर लिया। अब आप 1-1.5 महीने बाद, लगभग 1-1.5 महीने लग जाते हैं, तो उसके बाद आप जाएंगे एफएसबी। तो हाँ, यहाँ पे अब आपको रहने का, खाने का पूरा सिस्टम उनकी तरफ से है, सारा मील मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 दिन आप यहाँ पे रहेंगे। और हमारे टाइम पे इन्होंने कुछ एक्स अमाउंट लिया था, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि अब ये लेते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले क्या है उनके पास सर ने एक्सप्लेन किया था कि हम क्यों ले रहे हैं। 100-110 रुपये लिया था 5-6 दिन का, क्योंकि जो सब्जियों के साथ जो लगते हैं मसाले वसाले, वो बता रहे थे कि इसका जो है हमें रिफ़ंड आता नहीं है, तो इसलिए हम ले रहे हैं। तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इस वक्त लेते हैं कि नहीं, पर हमारे टाइम पे 110 रुपये, मेरे ख्याल से 100 रुपये के आसपास 4-5 दिन का हमसे लेते थे, और कोई बड़ी बात नहीं है, इतना देना चाहिए। और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं, ये और कहीं पे मैंने नहीं देखा, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी जगह, यहाँ पे लेते हैं 500 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या होता है, ये कब की बात हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट एफएसबी, द फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। नाउ यू हैव टू स्टे हियर फॉर 6 days फॉर योर एक्चुअल टेस्टिंग। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, कोई मान लो शीशा तोड़ दे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग थोड़ी अच्छी सी है, शीशा ना तोड़ दो, है ना, कुछ तोड़ ताड़ ना दो, तो 500 रुपये वो डिपॉजिट कराते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद वो सभी को लौटा देते हैं रिटर्न। तो कुछ नया सा था, तो मैंने सोचा बता देते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें क्या है, जैसे मैंने भी बताया, यहाँ पे रिजर्वेशन का चक्कर है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी रिजर्वेशन का ही है। अच्छा, एक का दिक्कत हुआ था, ये देते हैं करंट एड्रेस से या तो परमानेंट एड्रेस से, जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो। क्योंकि एक का थोड़ा लफड़ा कर रहे थे वो, कि शायद था वो कहीं का, मतलब इसका करंट एड्रेस में ये लिखा था, परमानेंट एड्रेस में ये लिखा था, और वो जो टिकट लाया वो बोला सर मैं यहाँ रहता हूँ, मान लेते हैं कहाँ रहता हूँ मैं, कहाँ रहता हूँ, मान लेते हैं बेंगलोर। तो बेंगलोर से आया था वो, और इसका मान लो यहाँ पे लिखा है इलाहाबाद। तो सर कह रहे थे नहीं, या तो करंट से दिखा दो या तो परमानेंट से दिखा दो, तुम बेंगलोर क्या दिखा रहे हो, मैं क्या करूँगा बेंगलोर का। तो जो आपका करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस है, वहाँ से जब आप ट्रैवल करेंगे और जाएंगे नोएडा सेक्टर 62, उसका टिकट साथ लेकर जाएं, वो आपको उसका ट्रैवलिंग अलाउंस भी देंगे। क्या शर्त है, पीएसबी के लिए नहीं बात हो रही है, ये बात हो रही है एफएसबी के लिए। एफएसबी के लिए मिलेगा, जनरल और ओबीसी हैं तो आपको एसी 3 टियर का ओनली 1 टाइम। आप आर्मी में पहले गए हैं, नेवी में गए हैं, एयरफोर्स में गए, उससे कोई मतलब नहीं है। कोस्ट गार्ड के लिए पहली बार आ रहे हो, क्या देने आ रहे हो, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड देने आ रहे हो, एसी 3 टियर का किराया वो आपको दे देंगे, ठीक है, उसी का डबल दे देंगे जो आप टिकट देंगे। टिकट दे देना यार। फ्लाइट वाइट से आ रहे हो तो भी आपको मिनिमम 3 टियर का दे देंगे, है ना। मान लेते हैं इसका किराया 1000 है, फ्लाइट से मान लेते हैं 3000 है, तो आपको यही वाला दे देंगे। फ्लाइट से जिसको आना हो फ्लाइट से आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि फ्लाइट से आओगे तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। एसी 3 टियर का देगा जो उनकी मैक्सिमम लिमिट है। SC/ST के लिए केस क्या है, इनको एसी 2 टियर का मिलेगा एनी नंबर ऑफ टाइम। आप जितनी बार भी देने आएंगे आपको हर बार एसी 2 टियर का किराया मिलेगा, प्लस पीएसबी में भी मिलेगा। क्या ये कन्फ्यूजिंग सा है, नहीं, देखो पीएसबी में आओगे तो मिलेगा,
और अगर आप SC/ST हैं तो आपको हर बार मिलेगा, यही तो कह रहा हूँ। तो क्योंकि जब हम PSB में हुआ था तो PSB के बाद सर पूछ रहे थे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि कैटेगरी क्या है, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से फिर अगर वो इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको PSB वाले दिन भी रिटर्न हो जाएगा, और FSB में तो होता ही होता है। तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर नाउ। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे इनकी एक ही बिल्डिंग है, हाँ, जैसे बाकी जगह होता है। मेरे ख्याल से 3 बिल्डिंग है क्या, 3 या 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है। ये शायद इनके ऑफिस का काम है, इंडियन कोस्ट गार्ड का कुछ होगा हेडक्वार्टर, या फिर कुछ फाइल वाइल का मैनेजमेंट का जो होता हो, मुझे क्या पता। ये है SSB वाली, SSB। ये पूरा कोस्ट गार्ड का सरकमफ्रेंस नहीं यार, पेरीफेरी, क्लोज्ड बाउंड्री, यहाँ से गेट से एंटर करना। ये जो 2 बिल्डिंग है, 2 या 1 है, ये हमारे काम की नहीं है, ये इसमें ऑफिस वर्क होता है जो है फालतू है काम का, इनको SSB से कोई लिंक नहीं है। ये रही बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में सारी चीज़ें होती हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स गए तो आपको लग रहा होगा कि को GTO के लिए उधर ले जाएंगे, फिर उधर ले जाएंगे। इस एक बिल्डिंग में यहीं पे आपके स्क्रीनिंग, अगले फ्लोर पे साइक, अगले फ्लोर पे GTO, अगले फ्लोर पे इंटरव्यू, अगले फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे आप रहेंगे। तो ये बढ़िया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे नीचे हो जाएगी आपकी मेस। तो इसी एक बिल्डिंग में, एकदम कॉर्पोरेट जैसा है, अच्छी खासी बिल्डिंग है, सारा काम आपका इसी बिल्डिंग में हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं वो GTO, साइक, इंटरव्यू, और बाहर एक ग्राउंड भी है जो कि इन्होंने अब गोल्फ जैसा बना रखा है। मेरे टाइम पे पूरा नहीं बना था, इस वक्त मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी इनके बन ही रहे थे, उसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या अंतर है, इनमें साइक था, इंटरव्यू था, कॉन्फ्रेंस था। GTO में, जो GTO वाली वीडियो आपने देख ली होगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ, है ना, अभी जो मैंने प्लेलिस्ट बताया, तो कुछ इंडोर टास्क होते हैं, कुछ आउटडोर टास्क होते हैं। आउटडोर वाले जैसे कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, जो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें फट्टा, बल्ली और रस्सी का यूज़ करना है। और जहाँ पे GD है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, लेक्चरेट है, और क्या है, नरेशन है। तो इनके कोस्ट गार्ड में सिर्फ और सिर्फ यही होता था, आई एम सेइंग था, क्योंकि ये जो इनके स्ट्रक्चर हैं वो उस वक्त बन रहे थे। एक वो होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। आप जब यहाँ झरोके से देखेंगे, वहाँ पे सीढ़ी के पास एक झरोका है, जो आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्ट्रक्चर जो है ग्राउंड में इनके बन रहे थे। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि अब इन्होंने चालू कर दिया है कि नहीं, पर इनके यहाँ सिर्फ ये था और ये नहीं था। लेकिन फिर अभी जो मेरा एक दोस्त गया था, उसने बताया कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तो चालू है। तो अब PGT, हाफ ग्रुप टास्क, GOR इस वक्त चालू है या नहीं, ये मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ। अगर आप जाएं FSB और अगर चालू हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप इसमें कमेंट कर दें, मैं उसको पिन करूँगा, ताकि आने वाली जो जनता है, जो नए डिफेंस एस्पिरेंट हैं, उन्हें भी ये बात पता चल सके कि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर मोस्टली मैं मानता हूँ कि अभी ये तो चलेगा ही, ये भी चलेगा, इसका आपको देखना पड़ेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, PSB यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, आप एक दिन वहाँ आ चुके हैं, अब आप घर जा चुके हैं। FSB के लिए आप आएंगे तो ये लगभग 6 दिन तक होता है। 6 दिन तक क्यों होता है? क्योंकि रिपोर्टिंग इनकी संडे होती है, मैंने तो ये देखा है, संडे को रिपोर्टिंग होती है 3 बजे के आसपास, 3 PM दोपहर में। और उस दिन सिर्फ यही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। DV लिख देता हूँ, DV। आपको रूम में अलॉट कर देंगे, पैसे से ले लेंगे, जो भी काम है, और सो जाओ। उसके बाद 5 दिन का आपका ये काम हो जाएगा। समझ गए ना? 6 दिन क्यों लग रहा है? जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे उस दिन कुछ काम नहीं होता है, खाली रिपोर्ट करना है, रूम लेना है, जाके वहाँ रुकना, मेहमान नवाजी। और फिर 5 दिन आपके, यानी मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन आपका ही हो जाएगा। सैटरडे को वो लोग ऑफ लेंगे, संडे को अगला बैच फिर रिपोर्ट कर जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे N लिख दूँ मैथमेटिकली। तो आप समझ गए, FSB आपको 6 दिन लगेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे जो लोग रिकमेंड हो जाते हैं, उनका जो मेडिकल है वो जैसे यहाँ होता है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, कि आप वहीं पे सेंटर में स्टे करते हैं और आपको वो लेके आपका मेडिकल कराते हैं और छोड़ देते हैं। वहीं कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे टाइम तक ऐसा नहीं था और मुझे लगता है अभी भी नहीं होगा, पर इन केस अगर ये चेंज हुआ हो तो मुझे नहीं पता। चेंज हुआ हो तो आप बताना, मैं इसको बताऊँगा। मेडिकल्स में क्या होता है,
रिकमेंड हो नहीं हो 6 दिन के बाद जब कॉन्फ्रेंस हुई, अगर आप रिकमेंड हो गए तो मेडिकल के लिए आपको अपना ओन अरेंजमेंट करना है, बाहर कहीं रुको और अपना मेडिकल कराओ। यस, इट्स न्यू। तो मेडिकल के लिए आपको अपना ओन अरेंजमेंट इसमें करना होता है। अच्छा, अब आप जब पीएसबी जाएंगे, अब हम पीएसबी की बात करते हैं। देखो, पहले मैं अगर अपना वाला बता दूं, हमारे टाइम पे क्या था, 110 120 के आसपास आए थे। ये काफ़ी पुराना डेटा है, पुराना मतलब अक्टूबर 2021 का डेटा है। ये शायद अब फिट ना बैठे, 110 120 के पास आए थे, नोएडा की ये बात है। और हमारे 35 या 32, क्योंकि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे बड़े बड़े 16-15 के, इतने लोगों ने ये क्लियर किया था। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ। OIR दैट इज़ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, या फिर रीजनिंग का टेस्ट कह लो। इनका रीजनिंग का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। इनके में ऑप्शन 5 गोले होते हैं, 1 2 3 4 5। इनका प्रोजेक्टर पे होता है। जैसे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो आपको दे देते हैं ना DIPR नंबर 78 95 बुकलेट दी जाती है। यहाँ पे प्रोजेक्टर में होता है, तो प्रोजेक्टर ही चला देंगे और क्वेश्चन आता रहेगा, और फिर आपको अपना जो भी आपको ठीक लगे इसमें गोले में गोला मारते जाओ। और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग हुए थे हम 3 लोग। फिर ऐसे करके सभी का वो हुआ होगा पीएसबी। फिर जब खूब सारे पीएसबी हो गए, फिर जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनती है और उनको बुलाते हैं एफएसबी के लिए। तो ये पुराना डेटा आपके काम का है नहीं, अब आपके लिए तो कोई और डेटा काम का आएगा। तो अभी क्या है, अभी जितना मैंने सुना है कि लगभग 60 के आसपास बुला रहे हैं। हमारे टाइम पे देखो लोग भी ज़्यादा थे, क्योंकि हमारे टाइम पे वो नहीं होता था, जिसने अप्लाई किया वो सभी आते थे। तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग आ जाते होंगे जो ये क्लियर ना कर पाएँ, है ना, OIR ही क्लियर ना कर पाएँ। लेकिन अब आप रिटर्न निकाल के जा रहे हैं तो शायद कम बच्चे जाएंगे और थोड़े और अच्छे जाएंगे जिनको रीजनिंग एबिलिटी और ये सब ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए अब मैंने क्या देखा है कि ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर ले रहे हैं। 1-2 को छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दो, सभी लोग ये टेस्ट क्लियर कर ले रहे हैं, है ना। आसान सा है, कुछ है नहीं, जो ऑप्शन आएगा उसको मार देना। क्या क्या है पीएसबी की टेस्टिंग में वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो लगभग सारे लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद होती है इनका वो क्या, सेम वही चीज़, PPDT और उसका नरेशन एंड GD। अब इसमें क्या होता है, 8 से 10 लोग स्क्रीन हो जाते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा सा है, पैटर्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था लगभग 60 के ग्रुप में बुलाते हैं। जो भी हो एग्जैक्टली आप बताना कि कितने के बैच में, अगर कोई पीएसबी देकर आ रहा हो तो बताना कि कितना बुला रहे हैं, कितना स्क्रीनिंग है, ताकि हम इसको अपडेट कर सकें कि अभी क्या मामला है। क्योंकि जो मैंने बताया वो थोड़ा पुराना डेटा है, तब रिटर्न एग्जाम नहीं होता था, पर चीज़ें लगभग 99% तो वही रहेंगी। बस अंतर क्या हुआ है कि बुला कितने लोग रहे हैं, और क्या था नया चीज़। हाँ, अब वहाँ पे वो एक्सपेंस वाला फूडिंग एंड लॉजिंग का क्या कुछ चेंज हुआ या नहीं, बाकी सब तो कॉमन है यार। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। देखो कुछ चीज़ें तो अंडरस्टूड है, ये तो बताना ही नहीं है, तो सभी को पता है। 10th 12th, और 10th अगर CBSE है तो एक ही होता है वो हमारे यहाँ, पासिंग सर्टिफिकेट। और वो अगर आपका 12th है तो 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री, या फिर डिग्री ना हो तो प्रोविजनल, साथ में उसकी मार्कशीट। इतना तो सब अंडरस्टूड है। और अगर कोविड, अब तो कोविड का शायद से वैक्सीनेशन मांगते होंगे, RT-PCR तो नहीं मांगेंगे। ये सब जो भी फालतू काम हो, प्लस आधार कार्ड, ये तो कॉमनली अंडरस्टूड है, ये तो आपको लेके जाना है। साथ में आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना, इसको मत भूलना, और सेंट्रल वाला, वरना दिक्कत होती है यार। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ ले जाना होता है, वो भी ओरिजिनल। मैं फोटोकॉपी जमा कर रहा था तो बोला नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है ओरिजिनल, और ये पीएसबी में ही ले जाना होता है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप नहीं ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो बोलेगा ठीक है एफएसबी में ले आना, अगर नहीं लाए हो तो। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ले जाओ तो भी ठीक, ना ले जाओ तो भी ठीक, और एफएसबी में तो ले जाना ही है। यहाँ पे ले जाओ, चाहे फोटोकॉपी ले जाओ या कुछ भी ले जाओ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो आपके कॉलेज वाले दे देंगे, और नहीं तो एक इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको प्रिंट कराना, उसमें सब लिख लेना। यहाँ पे कोई आसपास जो आपका स्कूल हो, मैं तो स्कूल के प्रिंसिपल से ले गया, करवाने ले गया था, उसने पूछ उल्टा लिया कि क्या कर रहे हो आजकल। तो यहाँ पे वो ऐसे साइन कर देगा
और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। एफएसबी में लेके जाना ही जाना है, पीएसबी में ना भी ले जाओ तो चल जाएगा, वो आपको डेट दे देंगे कि ठीक है तुम एफएसबी में ले आना। यही कुछ बातें थी किससे रिलेटेड, कोस्ट गार्ड की एसएसबी से रिलेटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ पीएसबी, दैट इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। और आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जिससे कि आपको सब कुछ पता ही चल जाए और जो छोटी छोटी चीज़ें जो उसमें चेंज हैं वो मैं पट से बता दूंगा और उसको आप समझ जाएंगे और मज़ा करिए, एसएसबी दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तू